आधी सदी से लेखन में सक्रिय श्री रमेश सैनी का जन्म 3 जून 1949 को महाराजपुर, मंडला, मध्य प्रदेश में हुआ। अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर रमेश सैनी जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ व्यंग्यकारों में एक जाना पहचाना नाम है। देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में आपकी व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन होता रहा है। मेरे आसपास, बिन सेटिंग सब सून, अतृप्त आत्माओं की मुक्ति जैसे चर्चित व्यंग्य संग्रह, बक्से में कुछ तो है जैसे व्यंग्य उपन्यास सहित अंतहीन वापसी जैसे कहानी संग्रह के माध्यम से अपनी कलम का जादू बिखेरा। कादम्बिनी, व्यंग्य यात्रा, अखिल भारतीय स्वर रास बिहारी पांडे स्मृति सम्मानों के साथ अनेक सम्मानों से सम्मानित श्री रमेश सैनी यूट्यूब पर प्रति सप्ताह व्यंग्य धारा नाम से व्यंग्य विमर्श पर कार्यक्रम की प्रस्तोता भी है। व्यंग्य की रंग प्रभात के संग में स्वागत है वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री रमेश सैनी जी का। श्री रमेश सैनी जी से ये बातचीत का सिलसिला व्यंग्य के रंग प्रभात के रंग में चलता रहेगा। आइए इस आगे बढ़े इससे पहले सैनी जी का एक व्यंग्य सुनते हैं। आलू कैसे छीलें? रमेश सैनी। लॉकडाउन में समय काटने के लिए किचन में पुरुषों में आमद रफत बढ़ गई है। स्वादिष्ट खाना बनाने के नुस्खे आजमा रहे हैं। उनकी देखा देखी बच्चे भी माओं के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। अभी कल परसों की बात होगी, मेरा पौत्र आयुष अपनी माँ के पास किचन में खड़ा होकर सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। सामने उबले आलू रखे थे। आलूओं को देखकर वो बोला, मम्मी पोटैटो का क्या बनेगा? आलू बंडे, माँ ने कहा। तो बनाओ, कैसे बनते हैं? आलू को छीलना पड़ेगा। मैं छील दूं? ये बहुत गर्म है, आपसे नहीं बनेंगे, जल जाओगे। आयुष नहीं माना। तब आयुष ने आलूओं को उठाया। वो बहुत गर्म थे। वो सी करने लगा। फिर दौड़ा दौड़ा अपने कमरे में गया और स्मार्ट डिजिटल डिवाइस एलेक्सा ले आया। उसको ऑन किया और पूछा, आंटी गरम आलू कैसे छीलते हैं? आलू कच्चे हैं या पके? फोन से आवाज आई। मम्मी, आंटी पूछ रही हैं आलू कच्चे हैं या पके? पके, मम्मी ने बताया। आंटी पके। बच्चे ने मां की बात दोहरा दी। छोटे हैं या बड़े? फिर आवाज आई। मम्मी छोटे हैं या बड़े? मंझले, मां ने कहा। आंटी मंझले, तय करके बताओ कैसे हैं? मम्मी आंटी पूछ रही हैं कि कैसे हैं। मम्मी ने भुनभुना कर कहा, कह दे छोटे हैं पर छोटे से थोड़े बड़े हैं। आंटी, मम्मी कह रही हैं छोटे से थोड़े बड़े। ठीक है, अभी आलू ठंडे हैं या बहुत गर्म? बहुत गर्म, बच्चे ने तुरंत जवाब दिया। आलू को हाथ से मत उठाना, हर गर्म चीज को उठाने से हाथ जल जाते हैं, आवाज ने आगाह किया। जलने से क्या होता है आंटी? बच्चे ने सवाल किया। जलने से फफोले पड़ जाते हैं, फिर उसका इलाज लंबे समय तक चलता है। मासूम बच्चे ने पूछा, आंटी पड़ोस वाली सौम्या दीदी कह रही थी कि उनका दिल जल रहा है पर कहीं पर फफोले नहीं दिखे। दिल कहां पर होता है? अभी तुम दिल के चक्कर में मत पड़ो, अपने टास्क पर ध्यान दो, बस तुम्हें गर्म आलू छीलना है। ठीक है आंटी, मुझे भी दिल से क्या लेना जो दिखता नहीं। तो बताओ आलू कैसे छीलें? अच्छा बताओ, किचन में छोटी बड़ी चिमटी फोर्क हैं? मम्मी चिमटी या फोर्क है? बच्चे ने मां की ओर देखते हुए कहा। रैक में रखें। मम्मी ने सामने की ओर इशारा किया। आयुष रैक से फोर्क ले आया। बताओ आंटी, अब क्या करना है? पहले बाउल में रखे आलूओं में से एक में फोर्क को घुसाकर उठाओ। आंटी घुसाया पर वो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरे आलू में घुसाओ। पल भर के बाद बच्चे ने बताया, आंटी वो भी टुकड़े टुकड़े हो गया। एक बार और कोशिश करो, आवाज आई। आंटी फोर्क घुसाने से आलू टूट रहे हैं। चिंता मत करो। आंटी अब मैं क्या करूं? मैं आलू छीलना चाहता हूं। मुझे विश्वास है तुम आलू छील लोगे। मम्मी हैं? हाँ, पर वो फोन पर बात कर रही हैं। और पापा? वो भी मोबाइल पर चैट कर रहे हैं। आंटी मैं परेशान हो गया, मुझे आलू छीलना है, ये मेरा आज का टास्क है। धैर्य रखो, तुमने धैर्य नहीं रखा इसलिए आलू टुकड़े हो गए। आंटी धैर्य किसे कहते हैं? धैर्य मीन्स पेशेंस। ओ समझ गया। अच्छा अपनी दादी को बुलाओ। दादी मीन्स ग्रैंड मॉम। ओह आंटी, पर ग्रैंड मॉम हमारे साथ नहीं रहती हैं, वो अलग अकेले रहती हैं। अच्छा अब समझ गई, तभी आलू छीलने वाली मुसीबत सॉल्व नहीं हो रही है। फिर आवाज आई, हाँ प्लीज जल्दी से सोल्यूशन बताइए। अच्छा ऐसा करो, तुम पापा से कहो वो ग्रैंड मॉम को घर ले आएं। आवाज ने सुझाया। आंटी ग्रैंड मॉम को पता है गरम आलू कैसे छीलते हैं? हाँ, उन्हें ठंडे, गरम,
छोटे बड़े आलू छीलने का अनुभव है, उनके पास आपकी सभी प्रॉब्लम का सलूशन है। थैंक यू वेरी मच आंटी। आयुष चिल्लाते चिल्लाते पापा के पास गया। पापा, आज हम ग्रैंड मॉम घर लाएंगे। क्यों? पापा ने पूछा। बच्चे ने बताया, एलेक्सा आंटी कह रही हैं कि ग्रैंड मॉम के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप लोगों के पास समय नहीं है कि मुझे बताएं कि आलू कैसे छीलें, कौन सा काम कैसे करें। बहुत ही बेहतरीन व्यंग, जिसमें खास तौर से आज जो पारिवारिक व्यवस्था हमारी है समाज में, जहां संयुक्त परिवार आपस में अब विखंडित हो रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में एक बच्चे की मनः स्थिति ये है कि उससे घर पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। खैर, आगे इस व्यंग पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी लेकर खंडवा मध्य प्रदेश से देश के सुपरिचित व्यंगकार श्री कैलाश मंडलेकर जी आ रहे हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका। रमेश सैनी वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं और लंबे समय से व्यंग लेखन में और व्यंग आधारित आयोजनों में सक्रिय रहते आए हैं। रमेश जी का कथा साहित्य में भी अच्छा खासा दखल है। इन दिनों हमारे समय का व्यंग लेखन देखा जाए तो राजनीति केंद्रित होते जा रहा है। रमेश जी का प्रस्तुत व्यंग राजनीति से इतर नितांत घरेलू परिसर में घटित रोजमर्रा की घटना पर केंद्रित है, जिसमें एक बच्चा आलू छीलना चाहता है। आलू उबले हुए हैं, इसलिए गर्म हैं। वो चाहता है कि सुविधाजनक ढंग से इन आलूओं को कैसे छीला जाए। अब देखिए, बड़ी मजेदार बात है, घर के बड़े लोग जो हैं वो अपने अपने काम में बिजी हैं, से कोई संवाद नहीं कर रहा है, और इसलिए वो एक वर्चुअल डिवाइस से बात करता है। ये हमारे समय का बड़ा कड़वा यथार्थ है कि हमारे दौर के बच्चे अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बात करने लगे हैं। वो जो संवाद की एक घरेलू परंपरा हुआ करती थी, वो जो एक आपसदारी हुआ करती थी, वो जो एक पारिवारिक प्रेम हुआ करता था, वो टूट गया है। इस टूटन का एक कारण ये भी है कि संयुक्त परिवार नामक जो संस्था थी वो खंडित हो रही है। माइक्रो फैमिली की अवधारणा ने जन्म ले लिया है, और ये जो माइक्रो फैमिली का जो कंसेप्ट है, इसको चाहे कितना भी अच्छा माना जाए, इसने बच्चों के बचपने को छीन लिया है। घर में दादा दादी नहीं है, चाचा चाची भी नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बात कर रहे हैं। मशीनों के पास रिकॉर्डेड भाषा तो हो सकती है, पर वह प्रेम और वो ऊष्मा, तो वो आपसदारी कहाँ से लाओगे। बच्चा अलेक्सा से पूछता है, अलेक्सा आलू कैसे छीले। और बड़ी मजेदार बात है, ये व्यंग का एक बड़ा करुण पक्ष रमेश सैनी ने उभारा है कि अलेक्सा कहती है कि दादी को बुलाओ, वो आलू छीलना सिखाएगी। मशीन कह रही है कि आप दादी को बुलाओ। यानी लुब्बे लुबाब ये है कि अब तो मशीनें भी इस बात को महसूस कर रही हैं कि घरों में होने वाला जो परंपरागत वार्तालाप है वो नष्ट हो गया है, उसे वापस लाने की जरूरत है। व्यंगकार रमेश सैनी का भी इस व्यंग में एक प्रच्छन्न आग्रह यह है कि वह पारंपरिक पारिवारिकता, वह कौटुंबिकता फिर से सजीव हो और बच्चे प्रेम और करुणा की भाषा सीख सके। प्रेम और करुणा ही असल में मनुष्य को बचाती है, परिवार को बचाती है। आलू तो बहाना है, आलू को तो माध्यम बनाया है। व्यंग्यकार यहाँ प्रेम की वापसी की बात करना चाहते हैं, प्रेम के अभाव को फिर से वापस परिवार में आने की बात कहना चाहते हैं। तो रमेश जी की ये व्यंग रचना मुझे बहुत पसंद आई और मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वाह, आभार कैलाश मंडलेकर जी। आपने बहुत करीनी के साथ और बहुत भीतर तक उतर कर इस व्यंग की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की, और किसी दिन आपसे भी इस मंच पे हम मेहमान के रूप में चर्चा करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। सैनी जी, आपसे फिर से मुखातिब हो रहा हूं मैं। आपने लगभग इस 50 वर्ष में लिखते लिखते क्या महसूस किया कि व्यंग्य ने आपको क्या दिया और आपने व्यंग्य को क्या दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये।
क्योंकि हम जो श्रम कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, तो उस लिखने की कुछ लोग अपेक्षा करते हैं। जी। और मेरा मानना है कि आप अपेक्षा मत करिए। आप जीवन में जो देख रहे हैं आप उसको लिखिए, उसको महसूस करिए और लोगों को बताइए कि समाज में कहाँ पर विसंगति है, कहाँ पर पाखंड है और कहाँ पर प्रपंच हो रहा है, कहाँ पर दोगलापन दिख रहा है। उस चीज को सिर्फ समाज के सामने आपको लाना है। हमको मालूम है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और परसाई जी तो यहाँ बोलते कि हमारा काम समाज सुधारक का नहीं हो, उसके लिए दूसरे लोग हैं, समाज सुधारक, समाज शास्त्री लोग हैं, धर्म के लोग हैं या राजनीति के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, वो उनका काम है सुधार। हमको तो सिर्फ यह बताना है कि कहाँ पर चूक रहे हैं, कहाँ पर गलती है, कहाँ पर कमजोर आदमी को आश्रय नहीं मिल रहा है, कमजोर आदमी और कमजोर होता जा रहा है या उसका दोहन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। तो ये चीजें वो लोग नहीं देख पाते। हाँ जी 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 जी। हाँ, तो हमको वह देखकर हमको बताना है। और मैंने लगभग सभी रचनाओं में कहीं ना कहीं कुछ जो चीज देखी है, जिसको महसूस किया, जिसको मैं जिस चीज से असंतुष्ट रहा हूँ उसको मैंने अपने लेखन में लाया है। और इससे पूरी तरह से मैं संतुष्ट हुए एक प्रकार से कि मैंने अपना काम जो एक लेखक का दायित्व है उसको बहुत ईमानदारी के साथ पूरा किया है। जी जी, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात कही है। और एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है और ये खुद हम व्यंगकार भी कहते हैं कि व्यंग विरोध की का एक स्वर है, प्रतिपक्ष की एक भूमिका निभाता है, जबकि मेरा ये मानना है कि व्यंग सत्ता को, व्यवस्था को जागृत करने का एक माध्यम है। जिस तरह समाचार पत्रों में पत्रकार जहां कहीं विसंगति या जहीं भ्रष्टाचार या अनाचार, अत्याचार जैसी घटनाओं को देखता है तो वो उन घटनाओं को न्यूज के माध्यम से आगे बढ़ाता है। लेकिन कभी भी ये कहा नहीं जाता कि पत्रकार, अखबार सत्ता विरोधी होता है, बल्कि राजनीतिज्ञ भी पत्रकारों को बहुत प्रेम से अपने पास बैठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे बेहतर संबंध बनाते हैं। जबकि व्यंग्यकार स्वयं ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? व्यंग का नाम सुनते ही लोग डिबकते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात की मैंने आपको। आपने कही कि यह बात बिल्कुल सही है कि आजकल सत्ता भी पत्रकारों के पीछे भाग गई है और पत्रकारों को मना लेती किसी भी लालच ढंग से। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसा मैं महसूस करता हूं आज तक कि सरकार और प्रशासन, उसमें पुलिस भी है, वो अगर किसी से डरती है तो पत्रकार से। और पत्रकार ही ऐसा एक आदमी है जो पुलिस से भी हथिया लेता है और प्रशासन से भी हथिया लेता है, अपना उल्लू सीधा कर लेता है। और बाकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो इन लोगों से अपना काम निकाल सके। तो कहने का अर्थ ये कि और अब स्थितियां इतनी बदल गई हैं कि पत्रकार उस ढंग के पत्रकार नहीं रहे कि जब लोग बोलते थे कि अगर लड़ना है तो अखबार निकाल लीजिए। हाँ, तो अब वो वाली पत्रकारिता नहीं रह गई। अब पूरी पत्रकारिता व्यवसायी हो गई है, बाजार हो गई है और बाजार ने उसके ढंग से दखल दे दिया है पत्रकारिता में कि वो जो नॉर्म थे, जो ईमानदारी थी, वो गायब हो चुकी है, बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो चुकी है। मैं तो मेरा जो दावा की पूरी तरह से गायब हो गई है। अब उनकी सुविधा के लिए जो उनको लाभ दे रहा है, चाहे वो सत्ता हो या दूसरी किसी प्रकार की भी सत्ता हो, व्यापार की सत्ता हो, राजनीति सत्ता हो या कुछ, वो सिर्फ उनके लाभ को देखकर अपनी बात कहता है। और यह भी सतर्क रहते कहीं उनको नुकसान ना हो जाए हमको बात करने में।
तो वो बच कर भी लिखता है ये चीजें। तो अद्भुत समय है, मैं आपको बताऊँ ये चीजें। और जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैंकर अभी भी इस चक्कर में नहीं फंसा है, मैं आपको बताऊं। तो कुछ लोग हो सकते हैं जिनके संबंध हैं, वो लाभ हानि के लिए लिख लेते हैं, चाहे अखबार में छपने के लिए हो या शासकीय कोई भी जो लाभ होते हैं वो लेने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि सब बैंकर नहीं है। जी जी। बस हाँ, बस थोड़ी सी बात यह है कि उस बात को किस ढंग से कहना है, यहाँ पे कई बार अनेक बैंकर कमजोर हो जाते हैं, बस। और कुछ बात नहीं है। उनकी दृष्टि में वो जो कहना चाहते हैं वो बात कभी कभी नहीं पहुंच पाती है और वो नहीं कह पाते, किंतु अभी इस कुचक्र में बैंकर अभी बाहर है। जी जी। अभी हाल ही में हमने वरिष्ठ व्यंग्यकार आलोक पुराणिक जी से भी इसी मंच पे चर्चा की थी। मैंने उनसे भी यही सवाल किया था। उन्होंने ये माना कि पत्रकारिता और व्यंग्य दो छोर हैं और उनके बीच में एक अंतर संबंध है, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य एक ही है। पत्रकारिता का उद्देश्य भी विसंगतियों को उघाड़ना है, उन पर प्रहार करना है, और व्यंग्यकार का उद्देश्य भी यही है। खैर, आगे बढ़ते हैं अपन बातचीत में। आपने जब 50 साल देखे हैं, कैसे कैसे आपने अनुभव भी लिए होंगे इस बीच में, तो तब जब आपने लिखना शुरू किया था और आज जो लिखा जा रहा है, उसमें आप कितना अंतर महसूस कर रहे हैं? जी, अभी जो बात हुई कि पहले जो हम लोग थे, हमारे समकालीन थे और हमसे जो वरिष्ठ लोग थे, वरिष्ठ लोग की एक अच्छी बड़ी पीढ़ी थी और जो बड़ी ईमानदारी से और वो बहुत ढाका ढंग से निर्भीकता से लिखती थी और बड़ा कड़ा प्रहार करती थी। उससे थोड़ा हमको प्रभाव पड़ा था और हम लोग भी उस प्रवृत्ति के आगे बढ़े। और हमारे समकालीन लोगों ने लगभग बड़ी ईमानदारी से और प्रयास से लिखा। जहाँ विसंगति दिखी, जहाँ पर कमजोर आदमी के पक्ष में खड़े होकर बात की, जहाँ शोषण हो रहा उसके विरोध में लिखा, ये सब लिखते रहे। किंतु आज जब मैं उन रचनाओं को देखता हूँ, उनके हम लोगों के सामाजिक सरोकार होते थे, हम सामाजिक सरोकारों पर बात करते थे। परिवार में अगर कुछ हो तो उसको हम लोग अध्ययन करके बात करते थे और कर भी रहे हमारी पीढ़ी के सभी लोग। आज भी जो लोग हैं, हाँ, वो जो रचनाएं आ रही हैं वो सरोकार वाली नहीं है, बहुत कम रचना सरोकार वाली। मैं बहुत एक अच्छा सा बड़ा उदाहरण दे दूं कि लगभग 1.5 साल 2 साल कोरोना काल रहा और कोरोना काल में इतनी विसंगतियां थी, चाहे वो चिकित्सा के लेवल पर हो, चाहे राजनीति के लेवल पर हो, चाहे प्रशासन के लेवल पर हो, स्तर पर हर जगह थी और भ्रष्टाचार भी बहुत था और दारुण स्थिति भी बहुत थी, बहुत दारुण स्थिति थी, बहुत कमजोर वर्ग टूटे जा रहे थे। किंतु उसके बावजूद भी आज हम पूरे परिदृश्य में उस समय की रचनाओं को देखते हैं तो हम 5 रचना भी नहीं गिन सकते कि जो हमको प्रभावित कर रही हो। इसके पीछे क्या कारण मान रहे हो? हाँ, तो उसका कारण ये था कि हम उस संवेदना के साथ, उस मानवीयता के साथ अंदर नहीं पहुंच पाते। हाँ, हमारा कहीं ना कहीं कोई चीज छूट जाती है और हम एक भय से, अनजान भय से कि ये बुलाना लग, उसको वो जा बोला, उसका इसको बुलाने लग जाए या इसका है, तो इस वजह से हम लोग छूट जाते। रचना आई है, कोरोना काल में आई है 2-4 रचना कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, या और अन्य कई रचनाएं आई हैं, बड़ी तीखी रचना आई है, किंतु संख्या उनकी बहुत कम थी। मैं एक बात बताऊं कि बहुत छोटी सी बात है, मध्य प्रदेश में अकाल पड़ा, अकाल पर बहुत से, हाँ, लगभग सभी लोगों ने लिखा, उस समय के लोग जो बैंकर थे, किंतु और सब स्तर पर लिखे। मैं सिर्फ 2 लोगों के उदाहरण देता हूँ कि हरिशंकर परसाई ने अकाल उत्सव लिखा,
आज भी हम उसको याद करते हैं, आज भी अपने विमर्श में या उनकी बात पर बात करते हैं कि वो रचना इतनी अंदर तक तीखी थी। सब कुछ जो कोरोना काल में भ्रष्टाचार था वो सब कुछ अकाल उत्सव में भी था। और उसी समय शरद जोशी लिखते हैं, जीप में सवार इल लिया, उसमें भी वही अफसरशाही थी, उसमें तो अपने समय को लिख रहे हैं, किंतु आज हम जो देख रहे हैं नए लोगों में, वो अपने समय को नहीं लिख पा रहे हैं। दूसरी चीज में भटकाव हो गया, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उन पर लिख रहे हैं, जो और उनसे वो जो समाज मानवीय सरोकार है, सामाजिक सरोकार है, वो कम होता जा रहा है या घटता जा रहा है। तो उसकी एक कमजोरी है, और उसके लिए जहां तक मेरा मानना है, आपको अध्ययन की बहुत जरूरी है। आप जितना अध्ययन करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप व्यंग्य पढ़ें, आप इतिहास पढ़िए, आप समाज शास्त्र पढ़िए, हाँ, और अखबार पढ़िए, कहानी पढ़िए। जब जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, उतनी आपकी मानवीयता, आपके सरोकार बढ़ते जाएंगे, और आपका उतना लेखन दृष्टि खुल जाएगी, तो लेखन भी अपने आप अच्छा बनता है। यह एक कमी जी। इसके पीछे अनेक कारण हैं, जिसका एक कारण तो ये है कि आज एक ऐसी पीढ़ी पनप रही है जो लिखने का काम सिर्फ और सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए कर रही है। और कई बार तो ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाता है कि उनके बारे में कुछ अता पता भी नहीं होता। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि बड़ा दुख दुर्भाग्य बड़ा है, बड़ा दुख दुर्भाग्य बड़ा है, इन कवि का केवल अभिनंदन ग्रंथ प्राप्त है। कोई पुस्तक नहीं किसी पुस्तकागार में, अभिलेखालय में, और किसी को याद नहीं दो चार पंक्तियां भी इन कवि महोदय की। कितने नकली, कितने छिछले और गलत मूल्यों का होगा युग वह। तो किसी ने बहुत पहले इसकी कल्पना की थी, जो आज धीरे धीरे साकार होती जा रही है। मैं सबके मामले में नहीं, योग्य व्यक्ति भी हैं, योग्य व्यक्तियों को पुरस्कार भी मिलता है, लेकिन वो अयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के भीड़ में खो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक पहले जो पुरस्कार की नीति थी, कुछ बड़ी संस्थाएं या शासकीय स्तर पर पुरस्कार मिले जाते थे, और उसमें जो छानबीन होती थी बहुत बारीकी से होती थी। हाँ, अब स्थिति ये है कि अच्छा, उस पुरस्कारों का प्रभाव भी पड़ता था, लोग सम्मानित होते थे, और उस लेखक को हम सब पाठक सम्मान की दृष्टि से देखने लगते थे कि उसका मूल्यांकन हुआ है ये चीज। आज स्थिति ये होगी कि शासन तो जो कुछ कर ही रहा है, जितना पहले करता था आज भी उतना ही कर रहा है, कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, किंतु प्राइवेट स्तर पर या बाहर से बहुत सी संस्थाएं हैं जो सम्मान देने लगी, छोटे छोटे सम्मान देने लगे। आज अगर मैं आप बताऊं कि परसाई जी की जन्म शती से चल रही है, मुझको तो ध्यान नहीं, 100-125 सम्मान तो सिर्फ सिंगर परसाई सम्मान के नाम पर हर संस्था दे रही है। हाँ, और उसकी उस संस्था की जहां तक उनकी नजर जाती है, उनमें से किसी को दे देती है। ना उनके लेखक पे ज्यादा विचार करती है, ना उनके लिखने पर ध्यान देती है, कभी कुछ करती है, और ऐसे में पुरस्कार कमजोर होकर रह जाते हैं। और फिर सब लोगों को लगता है कि जैसे जो जुगाड़ का लिया हुआ पुरस्कार भले ना लिया हो, किंतु लगने तो लगता है। मैं आपको, पब्लिक तो समझने लगती है, कि पाठक समझने लगता है कि जी ये पुरस्कार इनको इस वजह से मिला है या इस वजह से। यह ही सम्मान को गिराता है, मैं आपको बताऊं। और अधिकता जो है, अभी अधिकता हमारे इधर साल में एक बार एक संस्था पुरस्कार देती है, 112-13 लोगों को पुरस्कार देते हैं। अब बताइए, अब उस पुरस्कार का आदमी क्या करेगा? 112 लोग हाल में बैठे हैं, 112 के साथ दोस्त बैठे हुए हैं, एक आध मतलब 1 मिनट भी मैं भी सम्मान नहीं मिल पाता, 1 मिनट 2 मिनट में लिए और आगे बढ़ा, तो वो कहाँ सम्मान रह जाएगा जी। अब हाँ, तो ऐसे कई संस्थाएं हैं जो कि और उसमें दो बात है, सम्मान लेने वाले की भी है, सम्मान देने वाला भी सोचता है कि मैंने इनको उपकृत किया या इससे मेरा कोई लाभ होगा, कहीं ना कहीं कुछ होगा।
तो यह तो सम्मान की गति हो रही है। फिर भी इन सब के बीच में भी हम जो मानते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ईमानदारी बची है, बहुत से अच्छे लोग सम्मानित हो रहे हैं, और वो सम्मान का जो नियम कानून है उसमें कोई जोड़ जवाड़ नहीं है। बड़ी बड़ी ढंग से मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के बाद उनको सम्मानित किया जाता है। तो एक अच्छी बात भी है, किंतु उनकी संख्या कम है और लोग सम्मान के लिए लिखते हैं, उनको जो लगता है कि 4 अक्षर लिख लो और सम्मान मिल जाएगा, उससे जुगाड़ कर लो सम्मान मिल जाएगा। उससे साहित्य का नुकसान हो रहा है, और जो व्यक्ति सम्मान ले रहा है उसका भी व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है। जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने, और निश्चित रूप से आपने उस व्यवस्था को एक तरह से भीतर तक देखा है, और आपने अनुभव भी किया है कि किस तरह से साहित्यिक पुरस्कारों की जो गरिमा तार तार हो रही है इन दिनों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ करता था। हाँ। श्रोताओं, व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री रमेश सैनी। आप परसाई नगरी जबलपुर से ताल्लुक रखते हैं। इनसे बातचीत का यह सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच सैनी जी, 2 हमारे साथी लेखक हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश असीमित गंगापुर सिटी राजस्थान से बॉक्स एफएम पर हर बुधवार अपराह्न 4 बजे से 5 बजे तक कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग का नियमित मैं श्रोता हूं। कार्यक्रम में अब तक देश के कई शीर्षस्थ व्यंगकारों से साक्षात्कार का अवसर हमें मिला है। एक अच्छा कार्यक्रम है जिसका मुझे हर बुधवार को इंतजार रहता है। व्यंग के लिए समर्पित इस कार्यक्रम में बहुत कुछ व्यंग विधा और रचनाकारों के बारे में जानने का अवसर हमें मिलता है। प्रभात गोस्वामी जी की मेजबानी में यह कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से चल रहा है और इससे व्यंग और व्यंगकारों को एक नई पहचान दिलाने में मदद मिली है। प्रभात गोस्वामी जी खुद एक मजे हुए व्यंग्यकार हैं। उनकी लेखनी में व्यंग की गहराई और सरलता का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जिससे पाठकों को व्यंग के विविध आयामों को समझने का अवसर मिलता रहता है। आज का दिन तो और भी खुशी का दिन है, क्योंकि आज जो जुड़े हैं वरिष्ठ व्यंगकार परम स्नेही श्रीमान रमेश सैनी जी। रमेश सैनी जी खुद तो एक उच्च कोटि के व्यंगकार है ही, साथ ही हम जैसे नवोदित रचनाकारों का भी उत्साहवर्धन करते रहते हैं। व्यंग धारा ग्रुप में उनकी सक्रियता और व्यंग चर्चाओं में उनकी भागीदारी से हम सभी लाभान्वित होते हैं। मेरी तरफ से आपको सर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं बॉक्स एफएम की टीम और प्रभात गोस्वामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतने उत्कृष्ट कार्यक्रम के माध्यम से व्यंग को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने का कार्य किया है। हम सभी की यही कामना है, ये कार्यक्रम यूं ही और ऊंचाइयों को छूता रहे और हमें व्यंग के श्रेष्ठतम साक्षात्कारों का अनुभव मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चेन्नई से साहित्यकार रुचिका अरुण शर्मा बोल रही हूँ। बॉक्स एफएम जयपुर से हर बुधवार प्रसारित व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि हर सप्ताह कार्यक्रम के जरिए व्यंग्य विधा पर बेहतरीन चर्चा हो रही है। इससे श्रोताओं को इस विधा की बेहतरीन जानकारी मिल रही है। आज इस कार्यक्रम में देश के वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री रमेश सैनी जी मेहमान हैं। आपके विचारों से व्यंग्य के विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बॉक्स एफएम और रमेश सैनी जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। जानू न कहाँ रास्ता मुझे ले जा रहा, शायद किसी मंजिल का पता बहाने से मुझे बता रहा। जो चल पड़े हम मंजिल की दिशा में, देखे जरा है क्या मिला इन हवाओं में, पाया है क्या जो खो देगा इन राहों में। क्यों तुझे डरना, चलने से गिरने से बढ़ने से, हो सकता है
ये भी लिखा, जो कुछ मिलेगा तेरे ही कुछ करने से। श्रोताओं, आपका बहुत ये प्यार है, स्नेह है बॉक्स एफएम के लिए कि जिसके माध्यम से न केवल हमारे श्रोता इससे जुड़ते हैं, और आप सबको ये जानकारी दूं कि अब तक के हमारे इस प्रयास में, अब तक की हमारी इस यात्रा में बॉक्स एफएम के व्यंग के रंग प्रभात के संग ही नहीं, बल्कि हमारे तमाम कार्यक्रमों को 16 लाख लोगों ने देखा और सुना। तो यह एक स्नेह है, और इस मंच के माध्यम से मैं हमारे वरिष्ठ, हमारे समकक्ष या हमारे से कनिष्ठ लेखकों का भी आभार प्रकट करता हूं कि जब जब मैंने उनको आवाज दी, उन्होंने तुरंत अपनी सहमति जताई और इस कार्यक्रम से जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाया। सैनी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि लेखकों के बारे में कहा जाता है कि लेखक घर में रहकर भी घर में नहीं रहते। आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और रहना भी नहीं चाहिए। अगर लेखक घर में रहेगा तो बाहर की दुनिया को नहीं देख पाएगा। अब वो हाँ, और लेखक का बाहर की दुनिया से संपर्क बहुत जरूरी है। हाँ, और उस संपर्क से ही आप दूसरों के दर्द को, दूसरों की खुशियों को आप महसूस कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। और लेखक का यही काम है, चाहे वो व्यंगकार हो, चाहे कहानीकार हो, जब तक वो दूसरी दुनिया को नहीं देखेगा, बाहर की दुनिया को नहीं देखेगा, वो किसी के को महसूस नहीं कर पाए, किसी भी प्रकार की संवेदना को महसूस नहीं कर पाएगा। लेखक का संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। इसको संवेदना के लहर आना चाहिए मन में, उत्साह आना चाहिए, जब भी वो लेखक अपनी रचना कर पाएगा। हाँ, एक बात और है, उसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि लेखक को पढ़ना भी खूब चाहिए। जी। और सब कुछ पढ़ना चाहिए, साहित्य के साथ साथ दूसरी चीजें भी पढ़ना चाहिए, जब वह एक बढ़िया लेखक हो सकता है, क्योंकि उसको दुनिया की तमाम चीजें की जानकारी होगी पुस्तकों के माध्यम से। तो बाहर घूमने के लिए आप उसको खुद का अनुभव होगा, और पुस्तकें पढ़ने से दूसरों का अनुभव होगा, और दोनों अनुभवों से एक आप बेहतरीन रचना कर सकते हैं और बेहतरीन सोच सकते हैं, और एक बेहतर के लिए, समाज की बेहतरी के लिए आप अपना लेखन जारी रख सकते हैं। जी। और एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूं कि इन दिनों आप व्यंग आलोचना पर भी काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आवश्यकता है आज अगर देखा जाए तो व्यंग्य आजादी से पहले से लिखा जा रहा है, आजादी के बाद इसने नई करवट ली है, लेकिन उसके बावजूद जहां व्यंग आलोचना की बात होती है, हमारे सामने 4-5 नाम ही उभर कर आते हैं। तो क्या यह उदासीनता इसलिए भी है कि लोग आलोचना को सहन नहीं करते? दूसरा इसी के से जुड़ा हुआ है कि यदि एक स्वतंत्र विधान आलोचना का व्यंग में बन जाए, तो आप व्यंग में कितना परिवर्तन देख रहे हैं भविष्य में? यह आज का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर व्यंग्य के लिए। हम लोग जब आलम में लिखते थे तो बालुंदी शेखर तिवारी जी ने आलोचना चालू की थी। ये चीज मैं उनको व्यंग्य का प्रथम आलोचक मानता हूँ, और उसके बाद अन्य लोगों ने भी लिखी। किंतु जो दूसरे आलोचक थे, जो कहानी
के आलोचक थे और कविता के आलोचक थे या अन्य विधा के आलोचक थे, वो इसमें हाथ नहीं जाते थे और वो इस बात को कहकर टाल जाते थे कि व्यंग अपने आप में एक आलोचना है, उसकी आलोचना क्या करना चाहिए। किंतु उसके अंदर के जो फॉर्मेट है, जो कमियां हैं, जो विषय संबंधित जानकारियां हैं, उसकी बात नहीं करते थे। तो लगभग आज से 10-12 साल पहले प्रेम जन्म जी ने बोला कि हम लोग सेवा करेंगे और उस पर बात करेंगे। तो पहला व्यंग यात्रा का आयोजन जबलपुर में हुआ, उसमें कई लोग आए और वहां से पर व्यंग आलोचना पर गंभीरता से बातचीत होने लगी। वो जो सिलसिला चालू हुआ, फिर डलहौजी हुआ, गंगानगर हुआ और गोवा में मडगांव हुआ, क्या कहते हैं पटना हुआ, हल्द्वानी हुआ, एक तमाम जगह पे शिविर होते रहे और शिमला हुआ। तो और हम लोग जाते रहे और उस पर बातचीत। तो व्यंग आलोचना अब बढ़ गई है और व्यंग को लेकर आलोचक भी जो है और वो गंभीर हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि बाहर का कोई आलोचक स्वतंत्र नहीं आया। स्वतंत्र आलोचक आज हमारे बीच में सिर्फ है तो डॉक्टर रमेश तिवारी, जिससे व्यंग आलोचना पे काम कर रहे हैं ये चीज। तो कहने का अर्थ कि तो उसमें व्यंग चालू आए, उनको लगा कि जो ऐसा होना चाहिए और फिर हमारे जैसे कई लोग उसमें हुए और उस पर गंभीरता से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर हम लोग व्यंग आलोचना में लगे। आज कुछ हद तक व्यंग आलोचना मतलब एक संतोषजनक तो नहीं कह सकते, किंतु अच्छा काम हो रहा है और लोग उस पर महसूस भी कर रहे हैं कि बहुत सी चीजें आ भी रही हैं, कुछ कमजोरियों को पकड़ी भी जा रही है। किसी भी लेवल पे हो, चाहे विषय के लेवल पे हो, संवेदना के लेवल पे हो, सरोकारों के लेवल पे हो, उसको हम पकड़ रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं और इस बात को पाठक और दूसरे अन्य लेखक महसूस भी कर रहे हैं। आज पहले पुस्तक समीक्षा तक हो जाती थी, आज समीक्षा नहीं हो रही, पुस्तकों की आलोचना भी हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जी। आपने अभी पिछले दिनों एक बहस ये भी चली थी कि लोग समीक्षक को ही आलोचना मानने लगे हैं। इस पर काफी मंचों पर चर्चा भी हुई, अखबारों में भी काफी पढ़ा इसके बारे में। तो क्या आप मानते हैं कि समीक्षा और आलोचना में एक अंतर है? समीक्षा कभी आलोचना नहीं हो सकती या आलोचना कभी समीक्षा नहीं हो सकती? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दोनों में बहुत अंतर है। समीक्षा जो होती है, हम उसके रचना के अंदर जो गुण अवगुण देख कर उस पर बात करते हैं कि भाई ये ठीक है, ये खराब, इससे ज्यादा नहीं करते हैं उसके अंदर के पीछे। और आलोचना है कि जो लिखा जा रहा है उसके पीछे के भाव को समझ के बात की जाती है। इस आलोचना में जो लिखा गया है कि उसका पीछे का भाव क्या है, मतलब अभी बड़ी अच्छी बात है, मुझे थोड़ा संकोच हो रहा कहने की, उदाहरण के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे कि कैलाश मंडलिकर जी ने मेरी रचना आलू कैसे छीले पे बोली, तो वो जो परिवार टूट रहे हैं, कहीं भी परिवार का नाम नहीं आया है, कहीं भी कोई चीज नहीं आई है, किंतु उसके पीछे का जो भाव है कि परिवार टूट रहे हैं और एकल परिवार हो रहे हैं, माइक्रो परिवार हो रहे हैं और ना दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, किसी कोई बीच में नहीं है, उससे कितना समाज का नुकसान हो रहा है, यह बात को मेरी रचना पर कैलाश मंडलिकर जी ने संकेत किया। तो यह मतलब ये आलोचना का काम है। और उस बाकी तो जो समीक्षा है, शैली बहुत अच्छी है, कहीं अच्छी है, ये समीक्षा हो सकती है, आलोचना नहीं हो सकती है। जी। मुझे याद आ गया, पिछले दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक रहे अर्जुन देवचारण ने ये मुद्दा उठाया था, जो अक्सर बहुत अच्छे विचार मंचों पर प्रकट करते रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि लोगों ने आजकल समीक्षा को आलोचना मान लिया है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब भी कभी आप आत्मचिंतन करते हैं या सोचते हैं अपनी रचनाओं के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि आपने अब तक की इस सुदीर्घ यात्रा में, जो कि आधी सदी का रास्ता पार कर चुकी है, उसमें कौन कौन सी ऐसी रचनाएं थी जो बेहतरीन थी, जो आपके मन के करीब थी? यह एक संकट वाला सवाल है। और वो क्या कहते हैं कि सभी को अपनी सभी रचना पसंद आती हैं, ये चीज है। तो किंतु जब कोई रचना मानवीयता के बहुत किनारे रहती है, जब हम उसको तो बहुत ज्यादा मुझे पसंद आती है। और मेरी 3-4 रचनाएं हैं, मतलब जो अभी हाल में लिखी गई हैं, जिनके मैं नाम याद है मुझे अभी फिलहाल, कि एक रचना है कोरोना काल में श्री राम, और एक रचना अभी छो मंत्र काली कंता जी है, हाँ। और एक रचना है आज के समय पर क्रेडिट कार्ड, उधार प्यार का बंधन है। ऐसे तो बहुत सी रचनाएं हैं, क्योंकि ये 4-5 रचना मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये तुरंत है और हमारे दिमाग में छाई हुई है। और रचना तो वही अच्छी होती है जो आपको दिमाग में छाई रहे, आपको सोचने को मजबूर करती रहे। और अगर आपको सोचने पर मजबूर नहीं कर पाती है कोई रचना, पाठक को या लेखक को, तो वो रचना को हम कमजोरी समझे तो ज्यादा बेहतर है। भले वो पढ़ने में अच्छा हो और उसमें तालियां बहुत अच्छी बज जाए, किंतु जब विचार नहीं आएंगे तो रचना को हम, खासकर व्यंग में तो विचार आना ही चाहिए पढ़ने के बाद। जी बिल्कुल। और क्या कभी ऐसा भी लगता है कि कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको लगा है कि मैंने ये रचना क्यों लिखी थी? नहीं, इस टाइप का भाव कभी नहीं आया, क्योंकि इसलिए नहीं आया कि क्या होता है कि चाहे अच्छी रचना हो चाहे खराब रचना हो, छप गई, छपने के बाद ऐसा लगा कि अरे बहुत अच्छी रचना, जब तो छप गई, किंतु वो अपनी गलती से लिखी गई थी और संपादक ने छाप दिया, उसको अच्छा समझ। तो कहने आते थे कि हम जो रचना को खराब समझ रहे हैं या बहुत अच्छी समझ रहे हैं, तो वो अगले को कैसी महसूस होती है, संपादक को कैसी महसूस होती है, उससे रचना का मूल्यांकन हो जाता है कि हम भले उस रचना को अच्छा नहीं कह रहे, किंतु संपादक अच्छा कह रहा है और छाप रहा है। एक उदाहरण मेरे पास है। मैं एक रचना को पढ़ रहा था किसी एक कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में पढ़ने के बाद ठूठा लोकतंत्र, मैं आपको याद आ गया था, ठूठा लोकतंत्र में पढ़ रहा था। और वो वहां पर एक संपादक महोदय बैठे हुए थे सभागार में, और मैं पढ़ के उठ के आगे अपनी जगह पे बैठ गया। ये चीज है। तो वो उठ के मेरे पास आए और कहते, सनी जी ये रचना मुझे दीजिए, मैं अपने अखबार में छापूंगा। तो मैं देखा, मैं पहचानता भी नहीं था उनको। तो मैं कह, आप कौन? तो उन्होंने अपना नाम बताया, बताने के बाद बोले कि ठीक। मैंने उनको रचना दे दी, वो मतलब पूरा रचना उनको दे दी। तो कहने का अर्थ ये है कि वो रचना, मैं थोड़ा सा अपने मन में विवाद महसूस करता था कि ये विवादास्पद है जैसे, कि तो वो रचना संपादक को पसंद आ के सुनने के बाद छाप भी दी उन्होंने बाद में। तो कहने का अर्थ है कि कोई संपादक या लेखक ये नहीं कह सकता कि मैं असंतुष्ट हूँ या संतुष्ट हूँ। ये चीज, कई अच्छी रचना को संपादक नकार देते और हम लोग कहते अरे इतनी अच्छी रचना संपादक ने नहीं छापी। जी भैया, किंतु ठीक है, ये सब चलता रहता है। तो मैं अभी इस बारे में, अपने बारे में ही कुछ नहीं कह सकता कि मैं जी रमेश सैनी जी, आपसे बहुत बेहतरीन बात हुई और वक्त इतनी तेजी से निकल रहा है। मैं अंतिम में 4 पंक्तियां, क्योंकि इस बार पूरे देश में भारी वर्षा हुई है। अभी मैं जब आपसे बातचीत कर रहा था तो बाहर बहुत तेजी से बादल गरजते हुए मूसलाधार बारिश हुई और सड़कों को बहुत नुकसान हुआ। तो मुझे प्रभा किरण जैन जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। सड़क तो नई है अभी सरकार ने बनाई है, सड़क तो नई है अभी सरकार ने बनाई है, हमने कहा वाह
सड़क है या खाई है? वे बोले सड़क तो सड़क है, पर इसमें जो खाई है वो कईयों ने खाई है। साथियों, आपने इस कार्यक्रम में रुचि ली, आप 1 घंटे तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद हमारे इस बॉक्स एफएम के सीईओ मुकुल गोस्वामी का, जिनकी मेहनत से, जो अकेले इस मोर्चे पर खड़े हैं और इनके पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन हम जैसे कुछ मित्र हैं जो इनको सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। और इन्होंने जिस तरह से रुचि ली व्यंग में, और व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम आप सभी के सामने आया और आपने इसमें रुचि ली, इसको पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार को फिर हम किसी व्यंग्यकार से बातचीत करेंगे। फिलहाल रमेश सैनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, और बॉक्स एफएम की टीम को बहुत हृदय से धन्यवाद, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं व्यंग्य के लिए। यह एक बाद में ऐतिहासिक घटना को की तरह हम इसे याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप सुन रहे हैं व्यंग्य के रंग प्रभात के संग।